जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग करने वाले हैं मैथ्स का 16 चैप्टर। कुल 18 चैप्टर हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको 15 तक करा दिया गया है। आज बारी है 16 करने की, फिर 2 चैप्टर रह जाएगा, वो जल्द ही आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग उस प्रश्न को करेंगे जो कि क्षेत्रफल एवं परिमाप पे आधारित होंगे, चाहे वह त्रिभुज के हों, चतुर्भुज के हों, पंचभुज के हों, वृत्त के हों, ठीक है। तो इन पे बेस्ड हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। फिर अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपको आयतन संबंधित प्रश्न होगा, फिर उसके बाद आंकड़ों का संकलन, फिर मैथ्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जीके एवं हिंदी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, सर्वप्रथम जानिए क्षेत्रफल होता क्या है। जैसे यह ज्यामितीय आकृति है, तो इस ज्यामितीय आकृति में कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी ना। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ये सभी मिलकर जिन सीमाओं को घेरते हैं, ठीक है, क्योंकि यह एरिया तो घिर गया ना नीचे, तो वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। और ये जो ज्यामितीय आकृति होती है यह तरह तरह की होती है। कोई त्रिभुज होगा, कोई चतुर्भुज होगा, कोई समचतुर्भुज होगा, समलंब होगा, ठीक है। तो उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखिए, एक दूसरा शब्द है आपका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप जो होता है किसी भी आकृति की कुल लंबाई एवं चौड़ाई का योग। जैसे कि देखिए, परिमाप आपका हो गया, देखिए ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, यह परिमाप कहलाएगा। लेकिन एरिया क्या है? एरिया यह पूरा लंबाई और चौड़ाई से जो घिरा क्षेत्र है यह इसका एरिया कहलाता है। ये थे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड को क्लियर करने के लिए। यदि आप ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप जरूर बना पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करेंगे हम लोग त्रिभुज से। देखिए, यह जो आकृति है त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या होता है? 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। अब ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास ऊंचाई होगा। यदि आपके पास ऊंचाई नहीं है तो फिर नहीं निकाल पाओगे ना। लेकिन यदि आपके पास ऊंचाई दे रखा है और एक आधार दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। इसको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, अधिकतर लोग याद करते हैं, यहाँ पर a इंटू एस करके दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लेना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर आपको बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए, तब यह अप्लीकेबल होगा किसी भी त्रिभुज में। यदि आपको त्रिभुज दे दिया और इसकी भुजाएं अलग अलग हो, नहीं पता है, ठीक है, तो फिर वहां पे क्या एप्लीकेबल होता है? वहां पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर एस क्या होता है? एस जो होता है वह परिमाप बटे 2, अर्थात इन सभी भुजाओं, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इनका योग बटे 2, ठीक है। S इक्वल्स टू सभी भुजाओं का योग, तो A प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। या आप इसे लिख सकते हो परिमाप बटे 2, त्रिभुज का परिमाप बटे 2। ये सब चीजें हैं जो आपके माइंड को क्लियर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि विषम बाहु त्रिभुज हो तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए, अगला दिया गया है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जो है उसमें क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम लगता है, और पाइथागोरस के आधार पर यह आपका क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है, यह आधार हो जाता है और यह लंब हो जाता है। तो इसमें क्या है कि आपको सभी चीजें पता चल जाता है। तो इसमें हम लोग नॉर्मल ऊपर वाला फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगा बताइए? ये एच जो है यह हाइपोटेनस है, ठीक है, हाइपोटेनस। लेकिन हाइट यहाँ पर क्या होगा? परपेंडिकुलर जो होगा वह उसका हाइट हो जाता है और यह इसका बेस होता है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपका नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं जो होती हैं वह आपस में समान होती है, ये और ये। तो उसका परिमाप कैसे निकालते हैं? 2b प्लस a, ठीक है, अर्थात सभी भुजाओं का योग ही है। यहाँ पर ये कर दिया गया कि एक भुजा को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है, नॉर्मल है। और देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? s माइनस बी अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए। यह प्रयोग में लाया जाएगा, इसलिए आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट है आपका समबाहु त्रिभुज। देखिए, सबसे अलग फॉर्मूला यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं समान होती है, और जैसे ही सभी भुजाएं समान हुई तो सभी का एंगल कितना हो जाएगा? 60 60 60 60 हो जाएगा, ठीक है। कभी मैं ज्यामितीय आकृति पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको इन सभी एंगल्स के बारे में समझाऊंगा, तो आप विशेष तरीके से समझ पाएंगे वहां पर, ठीक है।
तो देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है 3 into a, अर्थात सभी भुजाओं का योग, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4a²। यहाँ पर भुजा स्क्वायर हो जाता है √3/4 into भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यदि आपको समबाहु त्रिभुज का मध्यिका मालूम हो तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/3 into मध्यिका का स्क्वायर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही उसकी मध्यिका हो जाती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, यदि आपको हाइट दे दे समबाहु त्रिभुज का और फिर आपसे एरिया पूछ दे तो आप इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यदि आपको समबाहु त्रिभुज का एक भुजा दे दिया और आपसे ऊंचाई पूछेगा तो कैसे निकालोगे √3/2 into a इक्वल्स टू ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। √3/2 into भुजा इक्वल्स टू ऊंचाई। तो इस प्रकार से आपका त्रिभुज खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब बारी है चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। तो चतुर्भुज में आपका आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ये सभी चले आते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम जानते हैं आयत के बारे में। तो आयत में क्या होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई यह क्या होती है, समान होती है, ठीक है। दोनों लंबाई जो होगी वह आपस में बराबर होगी और दोनों चौड़ाई जो होगी वह आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई L into B, ठीक है। उसके बाद देखिए आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 into लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। अर्थात यदि हम लंबाई और चौड़ाई का योग करते हैं और उसका दुगुना कर देते हैं तो क्या होता है, इन सभी भुजाओं का योग चला आता है, ठीक है। अर्थात परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग ना, तो निकल के आ गया आपको। फिर देखिए आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये इसका विकर्ण होता है। और इसमें कितने विकर्ण होते हैं, इसमें 2 विकर्ण होते हैं, एक आपका इस तरफ और एक आपका ये 2 विकर्ण होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको आयत में एक विकर्ण दे देगा और एक भुजा दे देगा, फिर आपसे पूछेगा एरिया, तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमें दूसरा भुजा निकालकर फिर लंबाई इंटू चौड़ाई करना पड़ता है, तो हमारा एरिया निकलकर चला आता है, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आने वाले हैं, चलिए उसको करेंगे। फिर देखिए यह जो ज्यामितीय आकृति है यह वर्ग का है। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी साइड्स होती है वह इक्वल होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री। यहाँ भी देखिए आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और सभी कोणों का जो योग होगा वह 360 डिग्री हो जाता है चतुर्भुज में, ठीक है। वहीं यदि ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में सभी भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब चलिए कुछ फार्मूला है, उस फार्मूले को जान लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, जैसे हमने यहाँ पर निकाला आयत के लिए, तो वही सेम चीज यहाँ भी होता है, लेकिन वर्ग में क्या होता है कि भुजा बराबर होती है, इसलिए हम यहाँ पर इसे भुजा स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप अर्थात इन सभी भुजाओं का योग, तो सभी भुजाएं इक्वल है, यदि एक भुजा को हम 4 से गुना कर दें तो सभी भुजाओं का योग चला आएगा ना, तो वही हो गया वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, ठीक है। अब वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, यदि हमें वर्ग का विकर्ण निकालना हो, इसके 2 विकर्ण होते हैं, देखिए एक ये रहा और एक आपका ये रहा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है √2a, या फिर यहाँ पर a √2 दिया है तो बात इक्वल है, ठीक है। अब देखिए यदि आपको वर्ग का विकर्ण दे दिया, ठीक है, और फिर उससे क्षेत्रफल पूछते हैं तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे आपके वर्ग एवं आयत के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है आपका समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है कि दो भुजाएं आपस में समांतर होती है, जैसे आपने समांतर रेखा पढ़ा है ना, तो ये यही चीज है। इसमें जो दो भुजाएं होती हैं वह आपस में समांतर होती है और इसमें ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें काम आता है। देखिए एक समांतर चतुर्भुज जो होता है वह 2 त्रिभुजों से बना होता है, जैसे आपने निकाला था एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए देखिए ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। अब ये त्रिभुज एक है, इसी पे यदि हम दूसरा त्रिभुज बना दें, देखिए दूसरा त्रिभुज, तो आपको ये जो आकृति बनकर आई यह आकृति समांतर चतुर्भुज का बनकर आया। यदि हमें इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, और सिमिलर दूसरा है तो इंटू 2 कर देंगे, निकल कर चला आएगा। 2 से 2 कट गया, क्या हो गया बेस इंटू हाइट, अर्थात इस पूरे ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल क्या हो गया बेस इंटू हाइट, ओके। और यदि हम इसे देखें तो यह पूरा ज्यामितीय आकृति समांतर चतुर्भुज हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कर दिया विकर्ण डाल दिया, तो यह 2 बराबर त्रिभुज में बट गया ना, यही चीजें हैं। तो यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, ये आपको याद रखना है, ओके।
अब देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है समानांतर चतुर्भुज का परिमाप। तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 × a + b। सिमिलर है, यहाँ पर क्या करना है, सभी भुजाओं का योग करना है ना, और दो भुजाएं जो होती हैं, जो पैरेलल होती हैं, वो आपस में इक्वल होती है, पता है आपको, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सभी ज्यामिति से आती है। यदि आप ज्यामिति को अच्छे से जानते हो ना, यदि आपने 10th में पढ़ रखा है, 9th में पढ़ रखा है, तो प्रश्न बहुत आसानी से होता है। इसलिए मैंने सभी कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर दिया, ठीक है, और तरीका बता दिया। तो आपके माइंड में क्या होगा, इन सभी चीजों की आकृति बनती चली जाएगी और आप इसे आसानी से याद रख पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में रोम्बस कहा जाता है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × d1 × d2, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डायगोनल के बिना, विकर्ण के बिना हमारा काम नहीं चलता है। हम विकर्ण निकालते हैं और फिर जाकर क्षेत्रफल निकाल पाते हैं, ठीक है। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × d1 × d2। यहाँ पर d1 और d2 ये इसका विकर्ण हो जाएगा। समचतुर्भुज की यदि एक भुजा निकालनी हो तो वह क्या हो जाता है, 1/2 √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। कभी कभी क्या होगा आपको प्रश्नों में कि एक भुजा दे देगा और एक विकर्ण दे देगा, दूसरा विकर्ण निकालना है इससे, फिर उसके बाद क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से कर जाओगे। बस फॉर्मूला आप याद रखना, यदि आप फॉर्मूले को याद रखते हो तो मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रफल आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट दिया गया है समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 × भुजा। समचतुर्भुज में क्या होती है, सभी भुजाएं इक्वल होती है लेकिन कोई भी 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। दैट्स इक्वल्स टू 4 × भुजा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा गया है जो कि इससे निकल कर आया है। यहाँ पर इसका ये रूप दिया गया है ताकि आप इसको याद रखोगे रिलेशन के लिए। 4a² अर्थात 4 × भुजा का स्क्वायर जो है वह समचतुर्भुज के विकर्णों का योग होता है, ठीक है। पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, ये चीज है। इस संबंध को दिया गया है, संबंध काम आते हैं इसलिए यहाँ पर इसे दिया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। अब आपका नेक्स्ट आया समलंब चतुर्भुज। और समलंब में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड के भुजाएं होती हैं वह बराबर नहीं होती हैं। देखिए दोनों तरफ ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें हमेशा ये ज्यादा होता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, यदि एक भुजा ये दिया गया होता है और यदि ये दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं, इस होल में से इसको हटा देते हैं ऊपर वाले को, फिर ये निकल कर चला आता है। ऐसे प्रश्न सॉल्व किया था हमने 10th में, तो वही सभी चीजें होंगी यहाँ पर भी, ठीक है। आप इसका क्षेत्रफल जान लीजिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × समांतर भुजाओं का योग, जैसे ये ए और बी, इन दोनों भुजाओं का योग इंटू उसका हाइट होता है, ठीक है। देखिए 1/2 × a + b × हाइट, यह होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं और आपको एक विकर्ण दिया गया है, उस पर यदि लंब दिया गया हो, ये क्या है, ये त्रिभुज का लंब है। यदि ऐसे दिया गया हो तो ये जो विकर्ण होता है यह इसका बेस हो जाता है और ये लंब हो जाता है। अब इसे आप क्या करोगे, एक लंब से एक का क्षेत्रफल और दूसरे लंब से दूसरे का क्षेत्रफल निकाल लोगे और उन दोनों का योग कर देते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि AC दोनों के लिए कॉमन हो गया, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है जो कि होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × AC × दोनों लंबों का योग, ठीक है, ये हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आपका चतुर्भुज यहाँ पर समाप्त होता है। अब कुछ पंचाभुज षटभुज हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा एक फेसबुक ग्रुप बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, वहां पर और बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं, तो इसका ख्याल करते हुए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया ताकि आप सभी यहाँ पर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर जुड़ने का फायदा ये है कि आपको यहाँ पर कुछ क्विजेस कराई जाती है, या फिर जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है, वह सब यहाँ पर डाली जाती है। आप देख सकते हैं ये सारी लिंक्स यहाँ पर डाल दी जाते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फेसबुक ग्रुप लिखा हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वह है आपका बहुभुज, जिसे हम लोग पॉलीगन भी कहते हैं। पॉलीगन मुख्यतः होता क्या है, इसमें मतलब बहुभुज कहने का ही मतलब है, बहुभुज मतलब हो गया बहुत सारी भुजाएं, ठीक है। उसमें n भुजाएं होती हैं। जैसे त्रिभुज में आपने 3 देखा, चतुर्भुज में 4 देखा, पंचभुज में 5 होता है, षटभुज में 6 होता है, उसी प्रकार बहुभुज में n भुजाएं होती हैं। और देखिए एक कॉन्सेप्ट जो कि आपको याद रखना है बहुभुज के बारे में, यदि बहुभुज की सभी भुजाएं तथा कोण बराबर हों तो उसे समबाहुभुज कहते हैं, ठीक है। और समबाहुभुज आपके प्रश्न में आते हैं, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। समबाहुभुज की विशेषताएं क्या है कि उसके अंतर्गत एक वृत्त बन सकता है, ठीक है। दूसरा, उसके परिगत एक वृत्त खींचा जा सकता है, बाह्य,
ठीक है। एक तो आपको देखिए यदि हम मान लेते हैं ये बराबर 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 बराबर, तो इसके अंतः एक वृत्त और इसके वाह एक वृत्त खींचा जा सकता है, यही इसने कहा है। ठीक है। अब देखिए समबाहुभुज का केंद्र उसके अंतर्गत एवं बहिर्गत वृत्तों के केंद्र एक ही बिंदु होते हैं। ठीक है। यदि आपको ये प्रश्न दे दे कि समपंचभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 5a² अंडर रूट 3/4। ठीक है। ये आप याद रखो, जितना भी हो पंचभुज षटभुज n भुज हो, आप यहाँ पर ये करना na² अंडर रूट 3/4। ठीक है। ये क्या होता है, एक भुजा का, उसका एक भुजा की लंबाई ये हो जाता है, और यदि सभी भुजाएं बराबर हैं तब आपको ये एप्लीकेबल है। ठीक है। सभी भुजाएं बराबर हो तब ये आप लगाना। ठीक है। अंडर रूट 3/4 इंटू a², ये तो कॉमन है, और जितनी भुजाएं होगी उतना आप n लिख देना। ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया है समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² अंडर रूट 3/4 हो जाता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका वृत्त का। इसमें भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, और फिर सिलेंड्रिकल जो हो जाता है, कॉनिकल जो हो जाता है, उसमें वॉल्यूम निकलता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ लेंगे, और फिलहाल यहाँ पर पढ़ते हैं सर्कल के बारे में। तो देखिए सर्कल क्या होता है, एक रेडियस के चारों ओर एक समान बिंदु पर घूमना, वह उसका परिधि कहलाता है। देखिए यह एक लंबाई हो गई, यदि एक धागा है और उसमें यहाँ पर पत्थर बांधा हुआ है, यदि इसको हम गोल घुमाएंगे तो यह समान बिंदु पर घूमेगा चारों तरफ, तो यह समान बिंदु जो हो गई, यह समान बिंदु इसकी परिधि कहला जाती है। ठीक है। और मनुष्य के केंद्र के बीच की जो दूरी होगी वह उसकी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। ओके। चलिए अब जानते हैं कि पत्थर के द्वारा यह टोटल एरिया जो कवर किया गया वह कितना होता है, तो वह आपका होता है 2πr। ठीक है। जो कि परिधि कहलाता है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ठीक है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल पूछ दे, मतलब कि आदमी खड़ा है और उसके अंतर्गत कितना एरिया आया, यदि ये पूछ दे तो वह होता है πr²। ठीक है। अब वृत्त की व्यास, यदि हम वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दें तो वह वृत्त का व्यास कहलाता है। तो वृत्त का व्यास बराबर 2r। ठीक है। देखिए अब कभी कभी आपको प्रश्न मिलेगा कि एक चाप की लंबाई ये किस प्रकार से होगा, और ये आपको दिया गया होगा। तो इसमें ना कुछ एंगल बनता है जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, और l इसकी लंबाई हो जाती है। तो यदि आपसे ये पूछे कि वृत्त के चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, θ/180। ठीक है। देखिए θ/180 इंटू πr, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट करके लिखा हुआ है तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं इसको पूर्णतया उस रूप में लिख देता हूं जैसा हम लोग ने बेसिक में पढ़ा था। ठीक है। तो आपको वो याद रहेगा। ओके। अब यदि आपसे ये पूछ दे कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा θ/360 इंटू πr², यह निकलकर चला आता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आपने यहाँ पर चाप की लंबाई समझी? चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, जैसे ये आपकी परिधि है, इस परिधि में से सिर्फ इस चाप की ये इसका लंबाई हो जाता है। ठीक है। ये आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये और ये तो रेडियस रहा, तो चाप की लंबाई आखिर है क्या चीज, ये भी तो जान लीजिए। तो यह जो भाग होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह चाप की लंबाई कहलाती है। ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका वृत्त का, वह है कि यदि आपके पास दो वृत्त दे दे, एक बड़ा एक छोटा, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ एरिया जो है वह रह जाता है। यदि ये पूछ दे तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करना, πR² माइनस R²। ठीक है। फिर आपको ये क्षेत्रफल निकल कर चला आएगा। और यदि दोनों परिधि का अंतर पूछ दे तो बड़ी परिधि माइनस छोटी परिधि, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 2π कॉमन कर लीजिए, 2πr माइनस r, ये पढ़ा है आपने, यही प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। तो अब तक था ये फॉर्मूला। अब चलिए हम लोग कुछ जान लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो डायरेक्टली हम लोग प्रश्नों में प्रयोग करेंगे। ठीक है। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा, लॉजिकल फॉर्मूला। अब कुछ ऐसे फॉर्मूला हैं जो डायरेक्टली प्रयोग में लाए जाएंगे, तो उन्हें भी जान लीजिए। जैसे आपके पास समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है उसकी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है, और इसके अंदर एक वृत्त, अंतःवृत्त, यदि एक वृत्त खींचा गया है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, a/2 अंडर रूट 3 होती है, और उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, πa²/12 हो जाता है। ठीक है। ये अंतःवृत्त के लिए है, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, प्रश्न डायरेक्टली आता है ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए, यहाँ पर आपको दिया गया है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, यदि अब जो है त्रिभुज के वाही में दिया गया हो, त्रिभुज के वाही में आपका एक वृत्त खींचा गया हो, तो उसके लिए त्रिज्या क्या होती है, a
बटे √3 होती है। यह आपका रेडियस हो जाता है, यहाँ भी यह आपका रेडियस हो गया और यह आपका एरिया हो जाता है। ठीक है, चलिए तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो गई a√3 और क्षेत्रफल क्या हो जाता है a² π/3 हो जाता है। ठीक है, a² π/3 अपने अपने लैंग्वेज में याद रखिए, क्योंकि बुक वाले अपने लैंग्वेज में छापते हैं, हम लोग अपने तरीके से उसे याद रखते हैं। तो अपने अपने लैंग्वेज में आप इसे याद रखोगे तो प्रश्न आसानी से सॉल्व होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, फॉर्मूले के तरीके हमें नहीं देखने, कॉन्सेप्ट हमें लगाना है और उसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे ऐसा प्रश्न दे दे कि कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, तो आप क्या करोगे, कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल जो होता है वह 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए आपको दिया गया है, यदि आयत व वर्ग का परिमाप समान हो तो सदैव वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक होता है। ठीक है, और परिमाप का अनुपात क्या हो जाता है, वह √A1:√A2 हो जाता है। यह आपका फर्स्ट प्रश्न है और डायरेक्टली दिया गया है, तो हम भी इसी चीज का प्रयोग करके डायरेक्टली उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट दिया गया है, समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण चतुर्भुज के 2 समान क्षेत्रफल त्रिभुज में विभाजित करता है। यदि एक समांतर चतुर्भुज है और उसका विकर्ण जो है वह उसको 2 समान क्षेत्रफल, मैंने आपको फिगर में बताया था ना समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के बारे में, कि 2 त्रिभुज से मिलकर क्या करते हैं, एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो 2 त्रिभुज जो है वह किसी एक बेस पे क्या था, वह बेस क्या है, विकर्ण है ना। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया गया है और इस पे डायरेक्टली एक प्रश्न है। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे, यहाँ पर आपको और कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ वहां पर हमें रेडियस निकालना होगा, वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, यदि 8 त्रिज्या की 3 वृत्त एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर बने हों तथा एक दूसरे को स्पर्श करते हों, तो उनके बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, त्रिज्या का स्क्वायर इंटू √3 - π/2 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए आप इसे याद रखें, तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, अब देखिए अभी तक आपने 3 वाला पढ़ा, अब चलिए 4 वाला पढ़ते हैं। यदि 8 त्रिज्या की 4 वृत्त परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करती है, चलिए फिगर पे चलते हैं, ये रहा। ठीक है, यदि 4 वृत्त हो और वह आपस में स्पर्श करे और हमें पूछते ये एरिया जो रेखांकित किया गया है, अगर ये एरिया पूछते तो क्या होता है, r² इंटू 4 - π हो जाता है। ठीक है, ये सब प्रश्न आते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न में बच्चे फंसते हैं, तो ये आते हैं और इसलिए यहाँ पर शॉर्ट दिया गया है फॉर्मूला, कह लीजिए इसको ट्रिक कह लीजिए आप लोग, कि ट्रिक दिया गया है, आपको इस ट्रिक पे सिर्फ रेडियस निकालना है और पुट कर देना, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, भुजा ए वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाली अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πa²/4। यदि अधिकतम त्रिज्या कह दे तो वह कितना हो जाएगा बताइए, यह पूरा का पूरा एक भुजा हो गया और उसका हाफ a/2 जो होगा वह उसका मैक्सिमम त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πa²/4 हो जाता है। ठीक है, यदि आप फिगर को समझते हैं अच्छे से तो आप आसानी से इन सभी कॉन्सेप्ट्स को सीख पाएंगे। अब चलिए आपको आयत वाला दिया गया है, यदि आयत के अंतर्गत यदि एक वृत्त खींच दे तो उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, वह b/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई के अनुसार तो नहीं होगा ना, वह त्रिज्या जो होगी वह आपको चौड़ाई में ही सिमट कर रह जाएगी, लंबाई को वह पूर्णतः टच नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी त्रिज्या हमेशा यही होगी। जबकि वर्ग में यह त्रिज्या कभी भी चेंज हो सकती है, किसी भी पार्ट में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आयत में आपका हमेशा त्रिज्या जो होगा वह आपका चौड़ाई वाले भाग का आधा होगा, base/2 होगा। ठीक है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, πb²/4 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया गया है, यदि किसी आकृति की प्रत्येक भुजा को n गुना कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में n² - 1 इंटू 100% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे और भी 2 दिए गए हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। यदि किसी आकृति की एक भुजा को m गुना तथा दूसरी भुजा को n गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की चेंजिंग होगी, m इंटू n - 1 इंटू 100। ठीक है, चलिए लास्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, यदि किसी आकृति की प्रत्येक भुजा ±x% का परिवर्तन करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, 2 इंटू x प्लस x² / 100 परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, देखिए यही है ना,
तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होता है क्षेत्रफल का। यदि आप इन कॉन्सेप्ट्स को सही से देख पाते हो तो शायद ही कोई प्रश्न होगा जो आपसे बचेगा, ठीक है। और इस अध्याय में कुल 17 प्रश्न दिए गए हैं, तो उन 17 में से मैं 7 अभी करने वाला हूं। नेक्स्ट 10 प्रश्न जो है सेकेंड पार्ट में दूंगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। आपने क्या पढ़ा था, यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया हो तो परिमाप का अनुपात अंडर रूट एरिया फर्स्ट इज टू अंडर रूट एरिया सेकेंड हो जाता है। दैट्स इक्वल्स टू 1:2 निकल कर चला आएगा। तो 1:2 आपके सी में दिया गया है, तो फर्स्ट का सी उत्तर हो जाएगा। यही फायदे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले देखने के। यदि आप इसे देख पाओगे तो आप इसको समझ जाओगे, यदि आपने नहीं देखा होगा तो आप इसे समझ नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए सेकंड दिया गया है, एक त्रिभुज का परिमाप 24 मीटर है और उसकी आंतरिक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब आपका फिगर तैयार है, इस फिगर के अनुसार पे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप जो कि 24 मीटर है, अर्थात त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग 24 मीटर है और सर्कल का परिधि इक्वल्स टू 44 मीटर। ये दोनों चीज आपको दिया गया है। देखिए बहुत आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको ये दे दिया तो क्या करो सर, प्रथम आप इससे आप रेडियस निकालो परिधि से। तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, दैट्स इक्वल्स टू 44 मीटर, ठीक है। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 44/2 इंटू पाई, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा 22, तो 22/पाई हो जाता है, ठीक है। यदि इसको और काटें तो क्या हो जाएगा 22/22 इंटू 7, इससे ये कट गया, अर्थात 7 मीटर आपकी त्रिज्या निकल कर चली आती है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, चलिए एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। जब हमें त्रिज्या निकालना होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे त्रिभुज का एस क्या होता है, एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, अर्थात परिमाप बटे 2। ये सब मैंने बताया आपको। तो बताइए क्या हो जाएगा, आर आपके पास 7 मीटर निकल के आ चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पता है, यहाँ पर लिख दो एरिया, ठीक है, बाय त्रिभुज का एस कितना है, तो परिमाप आपके पास 24 है, तो 24/2 इक्वल्स टू 12, ठीक है, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 7 इंटू 12 इक्वल्स टू 84 मीटर निकलकर चला आता है। देखिए 84 मीटर यहाँ पर 2 के डी में दिया गया है, तो 2 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न सॉल्व करना है और इस फॉर्मूले को याद रखना। यदि आप ये फॉर्मूला याद रखते हो तो प्रश्न आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब आपका थर्ड प्रश्न दिया गया है, एक अर्धवृत्ताकार पार्क में बार लगाने के लिए 288 मीटर रेलिंग की आवश्यकता होती है, तो पार्क का क्षेत्रफल बताइए। देखिए आपका एक अर्धवृत्त तैयार है और इस अर्धवृत्त के चारों ओर तार लगवाना है, ठीक है। तो यदि हम तार लगाते हैं तो 288 मीटर तार लगता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, जैसा दिया गया है उस प्रकार लिखते हैं। यहाँ जो ये दिया गया है 288 मीटर तार लगवाना है, यह है आपका परिधि का आधा, ठीक है, परिधि बटे 2 प्लस व्यास इक्वल्स टू 288 मीटर, ठीक है। यहां से आप रेडियस निकाल सकते हो आसानी से ना। यदि आप रेडियस निकाल लोगे तो फिर आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर बटे 2 प्लस 2r इक्वल्स टू 288 मीटर, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, इससे ये कट गया, तो पाई आर प्लस 2r इक्वल्स टू 288 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर देते हैं, पाई को आगे हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यह 22/7r प्लस 2r इक्वल्स टू 288 मीटर। इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सुनाना मुझे, तो चलिए मैं चलता हूँ। यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये आपका 7, ये 22r प्लस यहाँ पर 14r इक्वल्स टू 288 मीटर, ठीक है। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 36r इक्वल्स टू 288 इंटू 7, ठीक है। अब इससे काटिए, 36 से यदि हम काटते हैं तो यह आपके 8 टाइम में कट जाता है, ठीक है। तो रेडियस बराबर क्या हो गया 8 इंटू 7 इक्वल्स टू 56 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, पार का क्षेत्रफल ना, तो पार का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बटे 2, यह आ जाएगा पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है।
तो ये आपका हो गया 22/7 इंटू 56/56/2। इससे ये काटिए 8 टाइम्स में और इससे ये काटिए 28 टाइम्स में, ठीक है। दैट्स इक्वल्स टू 22 इंटू 8 इंटू 28 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका 4928 मीटर निकल कर चलाएगा, ठीक है। देखिए 4928 मीटर कहाँ दिया गया है, 4928 मीटर आपको बी में दिया गया है, तो थर्ड का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न दिया गया है, एक बस के पहिए ड्राइवर व्हील के लिए त्रिज्या जो है वह 35 सेंटीमीटर है। 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितनी बार घूमना पड़ेगा, ये आपको निकालना है। देखिए थोड़ा लेंथी प्रश्न है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो पहिया है उस पहिए का परिधि निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कि वह एक चक्कर में कितना दूरी कवर करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो गया, इसका निकालिए परिधि। परिधि इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2πr दैट्स इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू, देखिए त्रिज्या कितनी है 35 सेंटीमीटर, तो 35 डाल दीजिए, 5 जा इक्वल्स टू क्या हो गया, यह आपका 220 सेंटीमीटर निकल कर चला आया, यह आपकी परिधि हो गई, ठीक है। अब देखिए आपको स्पीड दिया गया है, स्पीड इक्वल्स टू 33 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न में क्या पूछा है कि प्रति मिनट कितनी बार घूमती है, हमें ये निकालना है ना। तो इसको क्या करते हैं, एक मिनट के लिए निकाल लेते हैं कि एक मिनट में उसने कितनी दूरी तय की, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है 33 किलोमीटर पर आवर, दैट्स इक्वल्स टू 33 इंटू किलोमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 1000 बटे आवर है तो उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, मिनट का निकल गया, ठीक है। एक बात का और आपको ध्यान रखना है, ये जो परिधि निकल कर आई है वह आपकी सेंटीमीटर में है, और यदि आप इसे मीटर में निकालोगे तो क्या आपका प्रश्न सॉल्व होगा, नहीं ना, गलत हो जाएगा। इसलिए इसको एक बार और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे ये काटिए, यह 5 यह 3 यह 11 टाइम्स में, ठीक है। अर्थात 55 इंटू 1000 इक्वल्स टू 55,000, ठीक है। सेंटीमीटर की दूरी वह एक मिनट में कवर करती है। तो हमें क्या निकालना है, पहिए द्वारा चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर जो दूरी आपने निकाली एक मिनट की वो लिख दो, 55,000 सेंटीमीटर बटे 220 सेंटीमीटर, इससे एक काट देते हैं, यह 2 टाइम्स में, यह आपके 5 टाइम्स में, ठीक है। यह आपका 250 टाइम्स में, अर्थात 250 चक्कर वह एक मिनट में लगाएगा, ठीक है। देख लिया आपने, इस प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 के बी में दिया गया है 250, तो 4 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा आपको दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज और एक समषटभुज का परिमाप एक समान है, तदनुसार उस त्रिभुज तथा षटभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यह निकालना है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज और षटभुज का परिमाप एक समान है, ठीक है। यदि हम ऐसे चलें और इनका यदि हम परिमाप मानते हैं, एक x दूसरा y, यदि हम ये मान लिया कि त्रिभुज का x और षटभुज का y, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुने भुजा इक्वल्स टू 6 गुने भुजा के बराबर हो जाएगा। यह जो है परिमाप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है, परिमाप बराबर है वो हमने लिखा है, ठीक है। अब यदि इससे हम निकालें तो 3x इक्वल्स टू 6y, तो x बाय y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/3 दैट्स इक्वल्स टू 2/1, ठीक है। अब यदि एरिया की बात की जाए, एरिया की बात की जाए तो अब क्या करना है, एरिया का अनुपात निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, √3/4 इंटू ए कितना है बताइए, ए यहाँ पर आपका 2 निकल के आया ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो गया, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यह आपके षटभुज, तो षटभुज का क्या होता है 6 इंटू √3/4 इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया, इससे ये कट गया, ठीक है। तो 4:6 निकल के आया, इसको काटिए 2:3 निकल के आया, ठीक है। देखिए 2:3 आपके बी में दिया गया है, तो 5 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। छठा आपको दिया गया है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा के सामने शीर्ष से खींची गई मध्यिका की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। यदि आप मान लो यह आपका त्रिभुज है, ठीक है,
और यह 12 सेंटीमीटर, यह आपका 6 सेंटीमीटर, यह 8 सेंटीमीटर। इसे A मान लो, इसे B मान लो और इसे C मान लो। अब यहाँ पर एक मध्यिका खींची गई है, इस मध्यिका की लंबाई कितनी होगी ये आपको बताना है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि मध्यिका की लंबाई इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट, यहाँ पर क्या हो जाता है 2b² प्लस 2c² माइनस a² हो जाता है। यदि इसमें डाल दोगे तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2 इंटू b² कितना है 6 है ना, तो 36 हो गया, ये आपका हो गया 36 प्लस 2 इंटू c का स्क्वायर कितना है 8 है ना, 64 हो जाएगा, माइनस a कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ठीक है, इसको सॉल्व करो 1/2 अंडर रूट, ये कितना हो गया 72 प्लस 128 माइनस 144। अब बताइए क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, ये आपका इन दोनों का सम 200 माइनस 144 इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 56। 56 कितना होता है 56 ये आपका 2√14 का होता है। ठीक है, निकाल लीजिए इसे, देखिए 56 2 टाइम्स 28 2 टाइम्स 40। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 अंडर रूट 14 हो गया, इससे ये काट दीजिए इक्वल्स टू अंडर रूट 14 निकल कर आता है। ठीक है, यह आपकी क्या हो जाएगी मध्यिका की लंबाई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट 14 आपके 6 के a में दिया गया है, तो 6 का a उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न करते हैं 7वां, इसके बाद 10 प्रश्न बचते हैं, वह आपको नेक्स्ट वीडियो में करके मैं दूंगा। ठीक है, देखिए 7वां दिया गया है एक आयताकार बाग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर और इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने बोला था ना सिमिलर प्रश्न आता है और यहाँ पर डी भी दिया। यदि आप मान लीजिए यह एक आयताकार क्या है बाग है, अब इस आयताकार बाग में एक विकर्ण है जो कि 20 मीटर, ठीक है, और एक भुजा जो कि 15 मीटर ये दिया गया है, तो इससे आप दूसरी भुजा निकाल सकते हो ना। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस याद करो और 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। पाइथागोरस क्यों लगाए, क्योंकि यह 90 डिग्री है और यह एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 400 माइनस 225 इक्वल्स टू अंडर रूट 175 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 हो गया इक्वल्स टू 5√7 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी इक्वल्स टू 15 इंटू 5√7 इक्वल्स टू 75√7 दिया गया है क्या 75√7 वर्ग सेंटीमीटर आपके 7 के सी में दिया गया है, तो 7 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं और एक प्रश्न मैं तब तक आपसे राइज कर लेता हूं, तब तक आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है एक वर्ग व आयत का परिमाप बराबर है, यदि आयत का परिमाप 128 सेंटीमीटर है तथा आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 है, तो उसके वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, जब तक मैं सेकंड पार्ट नहीं देता हूं तब तक आप कमेंट कीजिए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर अपलोड नहीं हो पाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, उसको देखते हुए हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।